सो फ्रेंड्स, मैंने ये सोचा कि अपनी न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन वाली वीडियो मैं जल्दी शूट करके अपलोड कर दूँ और उसका रीज़न कोई ख़ास नहीं है, उसका रीज़न सिर्फ़ ये है कि मैं खुद न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ और मैं उसमें खुद क्यों बिलीव नहीं करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं कोई अच्छा काम स्टार्ट करने के लिए किसी चीज़ का या किसी डेट का वेट करूँ। मैं कभी भी कोई अच्छा काम स्टार्ट कर सकता हूँ, जब मुझे कोई चीज़ समझ में आ जाए, मैं उसको वहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि कभी भी न्यू ईयर तक वेट ना करें, अपनी कोई भी अच्छी चीज़ स्टार्ट करने के लिए। आपको अगर कोई अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो आज इम्प्रूवमेंट चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट है बीइंग टू स्केयर्ड टू टेक रिस्क। अब इसके अंदर देखिए, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं रिस्क लेने से कभी भी डरता नहीं हूँ। लेकिन अभी देखें, रिसेंटली आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं कभी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता आज तक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं मुझे नहीं पता कि हो सकता है आज से 2 महीने बाद 2 साल बाद मेरा जो जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाए। लेकिन एटलीस्ट राइट नाउ आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इनटू क्रिप्टो। लेकिन उसका रीजन क्या है, मैं उसको उसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करता? उसका रीजन ये है कि 2011 में मैंने एक रिस्क लिया था और उसकी वजह से मुझे एक लेसन मिला था। देखिए, क्रिप्टो के अंदर इस वक़्त कोई जो जो भी काम हो रहा है, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो डे ट्रेडिंग हो सकती है, वो 1 टू डे ट्रेडिंग 1 टू 3, 4, 5 डेज़ ट्रेडिंग हो सकती है। उसमें कोई एज़ सच मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई कौन किस बेसिस के ऊपर मैं इन्वेस्ट करूँ या कोई भी किस बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग तो स्टॉक्स के अंदर भी होती है ना, तो उस तरह तो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, वॉलेटिलिटी शायद उतनी ज़्यादा स्टॉक्स में ना हो। 2011 के अंदर मैंने भी इस तरह से एक रिस्क लिया था और उसका लेसन है जो मैं आज तक मुझे एक अच्छी तरह से मुझे पता चल गया कि यार मुझे डे ट्रेडिंग में नहीं जाना, क्योंकि मैं डे ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ लोग हों जो डे ट्रेडिंग करके जो है बहुत ऊपर चले जाते हो, लेकिन मैंने देखा है उसके अंदर कि मेरा अपना टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर देन डूइंग डे ट्रेडिंग, मैं बेहतर ये है कि इन्वेस्टिंग कर लूँ और लॉन्ग टर्म के ऊपर मैं वो बगैर परेशानी के वो पैसे उतने ही पैसे शायद बना लूँ जितना डे ट्रेडिंग में मिल रहे हैं। अब 2011 के अंदर हुआ क्या था? 2011 के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन आया था कि मैं $10,000 इन्वेस्ट करके मुझको तकरीबन कोई $1,00,000 की लाइन मिलती थी और मैं उसके अंदर डिफरेंट यूएस के स्टॉक्स, गोल्ड, कॉपर एंड ऑयल, हर तरह की कमोडिटीज़ और यूएस के स्टॉक, उनके अंदर मैं डील करता था और उसके अंदर मैं बाइंग एंड सेलिंग करता था और कभी ग्राफ ऊपर जा रहा है, कभी ग्राफ नीचे जा रहा है और उसकी बेसिस के ऊपर हम पैसे बना रहे होते थे। कभी हमें लगता था पैसे बना रहे होते थे, लेकिन एक दिन पैसे लेट्स से $1,000 बनते थे, अगले दिन $2,000 कम हो जाते थे। तो ये होता रहा ऑलमोस्ट कोई 1 साल लगे मेरे, वो जो $10,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे, वो तकरीबन $8,000 रह गए थे। खैर वो एक अफ़सोस हुआ, पैसे ज़ाया हुए उसके अंदर। अच्छे खासे पैसे थे वो जो उस ज़माने में मैंने किसी वजह से सोचा हुआ था, जमा किए हुए थे। लेकिन 1 साल गुज़रा और मैंने कहा यार ठीक है, अब ये चैप्टर खत्म होता है, एक लेसन लर्न्ड हुआ है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद ये अभी रिसेंटली जब क्रिप्टो आया तो मैंने कहा यार नहीं, ये मुझे क्योंकि शुरू से समझ नहीं आ रही थी बात इसकी कि ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है क्रिप्टो के अंदर। ट्रेडिंग क्यों होगी? मतलब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ना, आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप किसी छोटे-मोटे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एक तरह की गैम्बलिंग है। आपको मुझे या तो मुझे उसको रीड करना आता हो ना, मुझे पता हो कि इस ये कॉइन क्या करेगा आगे जाकर, इसमें कोई इस कंपनी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो अलग से करें जिसकी वजह से ये आपको प्रॉफ़िट दे सकते हैं बाद में। लेकिन ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आया। तो इसलिए मैंने उस एक्सपीरियंस को यूज़ किया जो मैंने रिस्क लिया था उस टाइम पर, उस रिस्क के एक्सपीरियंस को यूज़ किया, उस रिस्क के लेसन्स को यूज़ किया और यहाँ पर मैंने रिस्क नहीं लिया। तो रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क लेना चाहिए। जब भी मैंने कहा है कि डरना नहीं चाहिए रिस्क लेने से, लेकिन एट द सेम टाइम डरने के बाद आप एक दफ़ा रिस्क लेते हैं, उससे लेसन लर्न करते हैं अगर आप कामयाब नहीं होते उसमें। तो इसलिए हर चीज़ में जब भी आप इन्वेस्ट करें, अब इसकी एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा ये पॉइंट लंबा हो रहा है। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे लें कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते स्टॉक्स के अंदर। लेकिन अभी रिसेंटली कोई थोड़े दिनों पहले जब यूएई के अंदर सालिक का आईपीओ आया था, उसमें लोग पागलों की तरह से भरे हुए थे उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। उसका मैंने आईपीओ के ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने उसपे यही कहा था एंड में कि मैं नहीं कर रहा इन्वेस्ट इसमें, क्योंकि आईपीओज़ मुझे नहीं समझ में आते। जिस चीज़ की बात मुझे समझ में, ये पॉइंट एक आगे आएगा अभी वैसे, जिस चीज़ की मुझे बात समझ में नहीं आ रही, मैं उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो इसलिए सबसे पहले किसी चीज़ के अंदर रिस्क लेते वक़्त डरना नहीं है, लेकिन जब एक दफ़ा रिस्क ले लें, उसमें अगर फेल होते हैं तो उसमें लेसन लर्न करके नेक्स्ट टाइम उस तरह की गलती नहीं करनी। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट जैसे मैंने पहले बोला था, मैं एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ उसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ कि जब सालिक आया था तो सालिक का आईपीओ के टाइम पर 2 दिरहम का एक शेयर था और लोग पागलों की तरह से उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे और आपने देखा कि उसका जो साइज़ था वो भी काफ़ी बड़ा था और उसमें काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। मैं जिस वक़्त ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक़्त तकरीबन 2.2 का शेयर हो गया था, तकरीबन 10% का उसने इंक्रीमेंट दिया था एट द टाइम ऑफ जब जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। मुझे अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं पता कि वो ट्रेडिंग फ़ौरन स्टार्ट कर सकते थे, फ़ौरन डंप कर सकते थे, नहीं कर सकते थे और इस वक़्त की क्या उसके हो सकता है जब मैं एडिट कर रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर बता दूँ आपको कि क्या स्टेटस है, लेकिन मुझे नहीं पता और मुझे पता भी नहीं रखना है, क्योंकि जब मुझे आईपीओ के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, जब अच्छा मैं लोगों की बात करूँ तो लोग लोग जो हैं
अच्छे शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं कि मैं आज आईपीओ में इन्वेस्ट करूं और अगले दिन जब ये आईपीओ ट्रेड होना शुरू हो और मैं उसके फॉरेन शेयर्स बेचूं और मैं एग्जिट कर जाऊं। ये लोगों की मेंटालिटी है। तो ये नहीं समझना कि कंपनी क्या काम कर रही है, ये नहीं समझना कि इन्वेस्टमेंट जा कहाँ रही है, लेकिन बस उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, क्विक मनी बनानी है और निकलना है। ये लोगों का मेंटालिटी है। तो ऐसी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। जब भी किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करें, आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता तो उसमें इन्वेस्ट भी ना करें। नंबर 3 पॉइंट के ऊपर, नॉट स्पेंडिंग इन क्वालिटी। अब इसका एग्जांपल इस तरह से लें, मैं कह रहा हूं कि आपको पैसे बचाने हैं, इन्वेस्ट करना है। यहां पर मैं एक चीज बोल रहा हूं कि आपको स्पेंड नहीं करना, स्पेंड आपको करना चाहिए, क्वालिटी के अंदर स्पेंड करना चाहिए। अब उसकी एग्जांपल लेते हैं। मैंने अभी रिसेंटली, ये एक पीछे आपको मॉनिटर नजर आ रहा होगा, मैंने कुछ दिनों पहले लिया था और इस मॉनिटर के अंदर मुझको इतनी प्रोडक्टिविटी मिल रही है कि मैं सोच नहीं सकता था इसके बगैर। अब मैं सोच नहीं सकता हूं कि इसके बगैर काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं, अब मेरे जो ऑफिस का लैपटॉप है उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है, मेरे जो ऑफिस का डेस्कटॉप है उसकी इतनी अच्छी रेजोल्यूशन नहीं है। जब मैं उस ऑफिस के लैपटॉप को इससे कनेक्ट करता हूँ मॉनिटर से, तो मुझे इस एक्सेल के अंदर इतना बड़ी बड़ी रियल एस्टेट मिल जाती है कि मैं बहुत आराम से अपने मल्टीपल शीट्स के ऊपर काम कर सकता हूँ, जो कि मैं ऑफिस के ना डेस्कटॉप पे कर सकता हूँ, ना मैं ऑफिस के पीसी के ऊपर लैपटॉप पे कर सकता हूँ, ना मैं अपने मैकबुक के ऊपर जो मेरे पास है, मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो उसके ऊपर भी मुझे मजा नहीं आता अनलेस मैं इस मॉनिटर के ऊपर ना जाऊँ। तो मुझे जब ये यूटिलिटी मिली तो मुझे पता चला, लेट से ये 2000 दिरहम की चीज थी, लेकिन इसने मुझे कितनी प्रोडक्टिविटी, कितने किस लेवल पे प्रोडक्टिविटी लेके गया, ये मैं जब मुझे यूज करना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला। और इससे पहले मैंने काफी रिसर्च की थी कि ये चीज मैं ले रहा हूँ तो इसका फायदा क्या क्या होगा। तो मैंने इवेंचुअली बहुत सोच के, डेलिब्रेट करके कि ये मुझे इवेंचुअल फायदा देगी कि नहीं देगी, और अब मुझे इस तरह का फायदा इसने दिया कि मुझे, मैं उसका आदी हो गया हूँ। अब उस सेंस में आदी नहीं हुआ हूँ कि मैं, लेट से मैं, मेरे पास कोरोला है और मैं, लेट से मेरे पास रेंज रोवर आ जाती है तो मैं रेंज रोवर का आदी हो जाता हूँ, मैं कोरोला पे पीछे नहीं जा सकता। ऐसी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे इसने प्रोडक्टिविटी में एक सुपर चार्ज दिया है। मैं इसकी वजह से काम अपना जल्दी कर लेता हूँ, मुझे काम करने में मजा आता है। तो इसी तरह से जब भी कोई चीज लें, जब भी किसी चीज का बाइंग डिसीजन लें, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसकी प्राइस ना देखें, उसकी क्वालिटी देखें, उसकी आप ये भी देखें कि वो आपको कितना लॉन्ग टर्म में फायदा दे रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ा रही है। अब आते हैं नंबर 4th पॉइंट के ऊपर। नंबर 4th पॉइंट के अंदर है, आप अपनी जॉब को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अपनी जॉब को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आप भले कितनी ही साइड हसल कर लें, लेकिन आपकी अपनी जॉब, जो प्राइमरी इनकम आपकी जहां से आ रही है, आप उसके ऊपर पूरी तरह से अपना टाइम दें, पूरी तरह से उसको कंसंट्रेट करें। जैसे यूएस के अंदर आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि क्वाइट क्विटिंग का, या इसके अंदर जो ट्रेंड चल रहा है जिसके अंदर मास रेजिग्नेशन की बात हो रही है कि लोग काम करना ही नहीं चाहते। ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, अगली जॉब कैसे मिलेगी या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि बस अब मैं काम छोड़ दूं। काम छोड़ने का रीजन क्या है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा, या मैं अपना कोई नया काम करना चाहता हूं। तो जब भी आपकी कोई प्राइमरी इनकम होती है, आप उसको देन एंड देयर छोड़ नहीं सकते। आप, बिजनेस बहुत अच्छी चीज है, अपना काम बहुत अच्छी चीज है, फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी चीज है, आप अपना कोई साइड हसल करते हैं वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ जो आपकी प्राइमरी जॉब है उसके अंदर कभी भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि ये हल्के हल्के करके आपको, एक तो ये कि ये मॉरली भी सही नहीं है कि आप किसी जगह से पैसे ले रहे हैं और आपको उसके, लेट से आपको काम करने के वो पैसे दे रहे हैं, जिस काम करने के पैसे दे रहे हैं आप उसके अंदर थेफ्ट कर रहे हैं। आपको हर सूरत में जिस जॉब के अंदर करंटली हैं उसको पूरा टाइम देना चाहिए, और अगर आपको जॉब समझ नहीं आती फिर आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ने के लिए अगेन आपके पास पीछे पूरी एक इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर ऊपर आप छोड़ें। तो अपनी जॉब को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें और उसके अंदर बढ़ने की कोशिश करें, रिगार्डलेस कि आप उसके अंदर कोई साइड हसल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको हर सूरत में अपनी जॉब को अपने फॉर ग्रांटेड ना लेते हुए उसके अंदर आगे बढ़ना है। एक एक चीज इसके अंदर ये कि कभी भी किसी चीज को टॉक्सिक ना होने दें। चाहे आपके वो कोई बॉस हो, चाहे आपकी कोई जॉब हो, उसको टॉक्सिक ना होने दें, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करें कि उसके अंदर अपना 100% दें। नंबर 5th पॉइंट के ऊपर, ये कोई नया ट्रेंड चल रहा है जिसको मैं बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता और जिसको मैं बिल्कुल भी लोगों को कहता हूं कि इससे बिल्कुल दूर भाग जाएं, इवन क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा दूर भागें। वो है पे डे लोन का। पे डे लोन की जो एक कैंसर है, ये पहले ही वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पूरी तरह से सराहियत किया हुआ था। मैंने यूएई के अंदर भी देखा था कि यहाँ पर भी इस तरह की कंपनीज आ गई हैं जो पे डे लोन दे रही होती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की, जो पाकिस्तान ऑलरेडी हम इतने बुरी तरह से फंसे हुए हैं, इतना गंदा किस्म का इंटरेस्ट रेट है हमारे पाकिस्तान के अंदर, उसकी उसके अंदर इस तरह की कोई प्रोडक्ट आनी जो है वो क्रिमिनल होगा। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी इस चीज को देखना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है जब इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी लोगों की तो वो उस चीज को फुलफिल करेगी वो कंपनी, और गैप फिल होता है।
गैप फिल करेगी कंपनी, आ जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, शायद पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ भी कुछ ना करें, लेकिन आपको खुद इतना अक्लमंद होना चाहिए कि पे डे लोन टाइप की चीज़ों के ऊपर ना जाएँ। पे डे लोन होता क्या है? बेसिकली कंपनीज़ आपको ऑफ़र करती हैं लोगों की, बल्कि मैंने इस पे एक एक ट्विटर के ऊपर रिप्लाई भी किया था। एक प्रोमिनेंट फिगर है ट्विटर के ऊपर, उन्होंने कहा था कि यार हमें ये करना चाहिए। उनकी कंपनी के अंदर कुछ लोगों ने पे डे लोन लिया था, तो उसके ऊपर उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कनाडा के अंदर बाई वीकली पे आउट्स होते हैं, सैलरीज़ हर 2 हफ्ते बाद मिलती हैं, तो इस तरह करना चाहिए ताकि लोग अपनी कैश मैनेजमेंट कर सकें, कैश फ्लो को मैनेज कर सकें। मैंने उस पे रिप्लाई किया था और आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, उस थ्रेड को भी देख सकते हैं। मैंने उस पे रिप्लाई किया था, मैंने कहा देखें, जब आपका जो जो बंदा अपनी 30 डेज़ के बाद जो सैलरी मिल रही है उसको मैनेज नहीं कर सकता, वो 15 दिन में भी मैनेज नहीं कर सकता। अगर ऐसे ही होता तो कनाडा के अंदर जहाँ 15 दिन की लेट्स से वेजेस मिलती हैं, 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद वेज मिलती है, उसके अंदर उस मुल्क के अंदर फिर कोई डेट क्राइसिस नहीं होता, पब्लिक डेट नहीं होता, लोग क्रेडिट कार्ड पे नहीं चलते, लोग अपने आप को सँभाल लेते हैं, लोग अपना कैश फ्लो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। किसी भी और मुल्क में देख लें जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ जहाँ पर लेट्स से ये 15 डेज़ का सैलरी साइकिल होता है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कैश मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर लेते हैं लोग, वहाँ पर भी कैश मैनेजमेंट का प्रॉब्लम उसी तरह से मौजूद है। इसलिए ये जो ये पे डे लोन वाली जो जो चक्कर है, इससे बिल्कुल दूर रहें, इसके पास भी ना आएँ। और इसके अंदर होता क्या है कि आपको वो ऑफ़र करते हैं, लेट्स से आपकी सैलरी आती है 28 तारीख को और आपके पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है लेट्स से 22-23 तारीख को। तो वो आपसे कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप जो है लेट्स से आपको चाहिए 30,000 रुपीज़। आपसे बोलेंगे ठीक है, 22 तारीख को आप 30,000 हमसे ले लें और लेट्स से 28 तारीख को जब आपकी सैलरी आएगी तो आप वापस कीजिएगा। अच्छा, इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 30,000 जो आपसे आप इनसे ले रहे हैं और वो आपसे 300 रुपीज़ माँग रहे हैं 7 डेज़ के लिए, तो जो कैलकुलेशन बन रही है वो तकरीबन कोई 300 रुपीज़ के ऊपर 30,000 जब लेते हैं तो 1% के करीब वो जो वैल्यू बन रही है, वो अगर आप साल पे कैलकुलेट करें, तो साल पे तकरीबन 50% का आपको मार्कअप देना पड़ रहा है। अब ये वैसे मैं काफ़ी कम बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के हिसाब से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की होगी, ये शायद ज़्यादा ही पैसे ले रहा हूँ, मैं तो आपको एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल दे रहा था, इतना तो शायद क्रेडिट कार्ड ले लेंगे। तो इसलिए ये जो परसेंटेज है आप सोचें, चलें इसको भी ले लें अगर, तो 50% के ऊपर आपने लोन लिया है एनुअल बेसिस के ऊपर, 50% के ऊपर कहाँ लोन होता है? इस तरह तो पाकिस्तान में भी नहीं है, इवन जो नॉर्मल पर्सनल लोन होता है वो भी शायद आई थिंक 20-25% पे होगा, मुझे नहीं पता, शायद इससे भी कम हो। लेकिन कहाँ इतना ज़्यादा होता है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ इस तरह की चीज़ लेने की, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपको। पेड लोन से हमेशा दूर रहें, क्योंकि ये सिर्फ़ आपसे इस तरह का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, दूसरा ये कि आपको ये ट्रैप कर लेते हैं और आप एक आदत में फ लग जाएँगे और फिर आपका अल्लाह ही मालिक है, इसके अंदर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2023 के अंदर आप कुछ करें ना करें, कम से कम साइड हसल ज़रूर करें, कोई ना कोई ऐसा काम करें, नेटफ्लिक्स छोड़ दें, अपने फ़ुज़ूल किस्म के जो बातें होती हैं ना, मतलब मैं खुद भी बातें करता हूँ अपने दोस्तों से, फ़ोन पे लगा होता हूँ 1-1 घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा बात कर लेता हूँ, लेकिन वो चलें करना होती है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे कैलेंडर्स बुक्ड हैं, मुझे पता है कि मेरे टाइमिंग्स फिक्स्ड हैं। मुझे पता है मेरे वीकेंड्स के अंदर मुझको कौन-कौन से स्लॉट्स के अंदर क्या-क्या काम करना है, तो अपना टाइम जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। साइड हसल के अंदर आ जाएँ, कोई ना कोई काम करें साथ में, भले वो फिलहाल शुरू में आपसे कोई पैसे जनरेट ना कर रहा हो, लेकिन इवेंचुअली जब आप कोई चीज़ वो कर रहे होंगे जिसमें आपको और ख़ास तौर पे कंटेंट क्रिएशन के अंदर मैं कहता हूँ हर बंदे को आना चाहिए। अगर आप वीडियोज़ नहीं बना सकते, आपको ट्विटर के ऊपर आ जाना चाहिए, ट्विटर के ऊपर आप लिखना स्टार्ट कर दें। आपको फेस रिवील नहीं करना अपना, आप फेस रिवील किए बगैर यूट्यूब पे वीडियोज़ बना सकते हैं। आप ट्विटर के ऊपर विदाउट बीइंग एनोनिमस आप कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं, अपने अंदर जो वेंट है आप निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ साइड हसल में करना चाहिए। ये तो मैंने एक कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से कह दिया, मैं बहुत दफ़ा बात करता हूँ, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो रियल एस्टेट के अंदर आ जाते हैं और रियल एस्टेट के अंदर इस तरह के काम कर रहे होते हैं जो कि अपनी जॉब के साथ चला रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी देखें, यूएई के अंदर थोड़ा-सा लॉ इस तरह का है कि उसके अंदर आपको साइड में काम करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग कर रहे होते हैं। तो प्लस ये कि उस पैसिव इनकम को जो आपके पास आ रही होती है, लेट्स से आपने कोई आपके पास फ़र्ज़ करें कोई घर है, किसी भी तरह से आपके पास मौजूद है जो आपने रेंट पे दिया हुआ है। उसके अंदर फर्दर कोई काम करना स्टार्ट कर दें, उसके अंदर फर्दर उसको कोई लेट्स से वेकेशन रेंटल के ऊपर लेके आ जाएँ, हॉलिडे होम बना दें उसको, शॉर्ट टर्म रेंटल पे ले आएँ, तो ताकि आपकी इनकम स्ट्रीम बढ़ना शुरू हो जाए। मतलब साइड हसल में आपको 10,000 चीज़ें कर सकते हैं आप। अपार्ट फ्रॉम योर जॉब आपको सेकंड इनकम, थर्ड इनकम, फोर्थ इनकम स्ट्रीम बनानी है ताकि आप जॉब के ऊपर कम से कम रिलाई करना शुरू कर दें। इट विल टेक टाइम, लेकिन आपको करना है इस तरह से। बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। हम इस चैनल के ऊपर बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की,
प्रोडक्टिविटी की। और मैं एक न्यूज़लेटर भी निकालता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा कि किस किस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं न्यूज़लेटर के अंदर। उस न्यूज़लेटर के मैं वीक में ट्राई करता हूँ कि एक दफा न्यूज़लेटर निकालूं, मल्टीपल उसमें मेरे पास जो ऑप्शन होते हैं शायद मैं उनको वीडियो के अंदर ना बोल सकूं, मैं उन चीजों को न्यूज़लेटर में बात करता हूं। प्लीज इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें ताकि एल्गोरिथम के हिसाब से ये और लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट लिविंग विद इन योर मीन्स। अब देखिए, इसके अंदर मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने बताया था कि यूएई के अंदर कितनी सैलरीज होती हैं लोगों की। मैंने उसके हिसाब से एक वीडियो बनाई थी कि कितनी सैलरीज आपको मिल सकती हैं, वो यहाँ पर मैंने लिंक लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। उसके अंदर मैंने बताया था कि लोगों की 5,000 दिरहम सैलरीज होती हैं, 10,000 दिरहम सैलरीज होती हैं, 50,000 दिरहम सैलरीज होती हैं, और मैं इन तमाम कैटेगरीज के लोगों से मिलता रहता हूं और बात बात होती रहती है मेरी। तो जो 10,000 वाले मैंने उस वीडियो में बताया था कि 10,000 वाले जो कैटेगरी है उसके अंदर मैं ऐसे बंदे को जानता हूं जो अपने अच्छे खासे बच्चों के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, और जिस तरह भी रह रहे हैं वो रह रहे हैं, यहाँ पर स्कूलिंग भी कर रहे हैं उनकी, और सब कुछ चल रहा है। और साथ में 2 प्रॉपर्टीज उनकी पाकिस्तान के अंदर हैं जो यहीं रहते हुए उन्होंने पिछले 12 साल के अंदर बनाई है, और उसके अंदर वो उनको रेंट देती हैं। इसी तरह से मैं 50,000 वालों को भी जानता हूं जो इस वक्त भी जेल में मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं 50,000 ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 50,000 दिरहम जिनकी सैलरीज किसी ज़माने में थी या अभी भी हैं, जो कि हैंड टू माउथ चल रहे होते हैं। तो इसलिए जो बात है ना वो ये कि आप अपनी जो जो आपकी मीन्स है उसके अंदर आप नहीं रहेंगे तो आपकी चादर से पैर निकलेंगे। उसके अंदर आपकी सैलरी कितनी भी हो जाए, 4 लाख दिरहम हो जाए, लेट से पाकिस्तान के अंदर 20 लाख रुपए हो जाए, 25 लाख रुपए हो जाए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपको। और पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ये होता है, अगर मुझसे कोई पूछता है यार तुम 8 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हो, क्या रीजन है, कोई गाड़ी क्यों नहीं अपग्रेड करते? मैंने कहा नहीं करनी मुझे अपग्रेड। आई हैव अ गोल। मेरा गोल ये है कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी है। मैं अपनी, अगर इतना बड़ा गोल मेरे सामने होगा तो मैं गाड़ी कैसे चेंज कर सकता हूँ? क्योंकि अच्छी बात यह है कि मैं यूएई के अंदर हूँ और इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन इस तरह से है कि जब भाई जहाँ पर आप रह रहे हैं उस चीज़ को कैपिटलाइज करें ना। मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ की रोड अच्छी है, मुझे पता है यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से गाड़ी खराब नहीं होती है। तो 8 साल क्या, वो 16 साल भी चल सकती है उसी कंडीशन के अंदर। इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है गाड़ी चेंज करने की। लेकिन मेरे सामने जो बड़ा गोल है, मैं चाहूँ तो आज गाड़ी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने जो बड़ा गोल है, लेट्स से मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, वो मैं किसी सूरत नहीं हो सकता मैं अगर इस तरह से गाड़ियाँ चेंज करना शुरू कर दूँ, अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दूँ। कोई आपसे पूछे कि यार तुम इस तरह क्यों चल रहे हो, कोई क्यों क्यों इस तरह से इतना लेट्स से इतना कंजूस क्यों हो वो, तो भाई उसका सिंपल सा रिप्लाई कर दें। अगर उसका कोई जवाब आपको मिलता है तो मुझे बताएं कि क्या जवाब मिलता है। उनसे बोल दें सिंपल सी बात है, यार मैं अपनी जॉब के अंदर चाह रहा हूं कि मैं छोड़ दूं जॉब। क्या मुझे इस चीज़ की गारंटी हो सकती है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं और फिर मैं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लूं, और फिर उसके साथ मैं ये सारा काम भी करता रहूं इस स्टेज के ऊपर? इज इट पॉसिबल? अगर ये पॉसिबल नहीं है और सामने वाले बंदे के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा इस तरह की लेट्स से दिखावा करने का और इस तरह की गाड़ियां अपग्रेड करने का? इसलिए, या फ़ोन्स अपग्रेड करने का, या कुछ भी हो, तो उसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप अपने आप को देखें और दूसरों से अपने आप को मैच ना करें, और अपने अपनी चादर के अंदर रहें जितनी आपकी चादर है। अब ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ के अंदर इसी तरह करता हूँ और हर चीज़ को मैं लेट्स से मैं खर्च नहीं करता। खर्च मैं अपनी जगह पर जहाँ मुझे ज़रूरत होती है मैं वहाँ करता हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स मैं मोबाइल्स अपग्रेड करने के अंदर हर जगह लेट्स से मुझे पता है कि मैं 4 से 5 साल में एक दफ़ा मोबाइल अपग्रेड करता हूँ, तो वो मैं उसके अंदर क्वालिटी चीज़ लेता हूँ। मैंने इसके अंदर पहले ही बताया था ना कि मैं हमेशा क्वालिटी चीज़ के ऊपर ट्राई करता हूँ कि उस पे जाऊँ, जो कि मुझे लॉन्ग लास्टिंग अपनी सर्विस दे सके। जो भी चीज़ हो वो लॉन्ग लास्टिंग मुझे चल सके, प्लस ये कि वो मुझे उसमें मुझे प्रोडक्टिविटी मिल सके। तो मैं ये समझता हूँ, ये मेरी सोच है। मैं आपको नहीं कहता, बहुत सारे लोग मुझे इस बात पे कहेंगे कि यार मैं एंड्रॉइड और एप्पल की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए एप्पल ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे आईफ़ोन ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं एक दफ़ा ले लेता हूँ तो 4-5 साल की छुट्टी हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर मैं खर्चा भी करता हूँ और मुझे लगता है कि उन चीज़ों में खर्चा करना चाहिए, उसमें सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा। लाइक आपको थोड़ी बहुत जो ट्रैवलिंग अगर आपको करनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी, कि ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि महँगी जगहों पे जाएँ, आप सस्ती जगहों पे भी जाकर अच्छा टाइम गुज़ार सकते हैं। तो ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से मैं बार-बार इस चीज़ को नहीं कहता, लेकिन चैरिटी इज़ इंपॉर्टेंट। चैरिटी देना, या लेट्स से हमारे मज़हब में तो ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। एटलीस्ट ज़कात तक नहीं, उससे भी आगे बढ़ के चैरिटी करनी चाहिए। इससे आपको खुद भी सुकून मिलता है और दूसरों, मतलब ओवरऑल जो आपकी सोसाइटी है वो इम्प्रूव होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, आप गेट रिच क्विक स्कीम्स के अंदर बिल्कुल भी ना पड़ें। इस तरह की स्कीम्स के अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से आप क्रिप्टो के अंदर ना जाएँ अगर आपको नहीं समझ में आती, डे ट्रेडिंग के अंदर ना जाएँ अगर आपको नहीं समझ में आती। इस तरह की जिसके अंदर क्विक मनी बनता है ना, वो ज़्यादातर नॉर्मल बंदों के लिए नहीं होती है। इसी तरह से आजकल जो लेजिटिमेट चीज़ें भी होती हैं ना, उसको भी उन्होंने
2 नंबर बना दिए। अब लेट्स से अमेज़न के ऊपर सेलिंग ऐसा लगता है कि बहुत आसान है और हर कोई कर लेगा। कोर्सेज़ सेल कर रहे होते हैं लोग कि आप हमसे कोर्स ले लें। इसी तरह से फ्रीलांसिंग ऐसा लगता है कि बहुत आसान है और सब लोग कर सकते हैं। तो हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती और हर एक चीज़ के अंदर गेट रिच वाला जो एलिमेंट होता है ना, वो भी नहीं होता है। तो इसलिए जिस चीज़ में आपको लगे कि पैसे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, उससे भी दूर रहें। पहले उसको स्टडी करें और देखें कि वाक़ई उसमें इस तरह हो भी रहा है, क्योंकि गेट रिच वाला चक्कर जो होता है, वो इसी तरह से होता है जिस तरह से गेट जितने पैसे जल्दी आते हैं, उतनी ही जल्दी पैसे चले भी जाते हैं। जिस तरह से मैंने शुरू में कहा था ना कि लोग आईपीओ के पीछे भागते हैं, लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आज तक स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आईपीओ ज़रूर खरीदते हैं। अब उनको एक चस्का लग गया, कभी एक आईपीओ में उनको फ़ायदा हो गया, उसके बाद उनको लगा कि यार अब इसी तरह होता रहेगा। अगले 2 आईपीओज़ में नेगेटिव में भी चले गए, लेकिन फिर भी उनको चौथे आईपीओ में फिर जाना है। तो वो इस चीज़ से कि वो एक तरह से गैम्बल करते हैं वो बगैर सोचे-समझे कि कंपनी कैसी है, कंपनी के क्या फंडामेंटल्स हैं, किस तरह परफ़ॉर्म करेगी, क्योंकि मुझे आईपीओज़ नॉर्मली समझ नहीं आते। मैं उनके अंदर 1-2 दफ़ा मैंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने नहीं किया इन्वेस्ट। कोई बहुत ही अच्छी कंपनी आ जाए, तो अगर उसको मुझे वैसे ही लेट्स से आज एमिरेट्स का आईपीओ आ जाए, तो मैं डेफ़िनिटली एमिरेट्स का आईपीओ सब्सक्राइब करूँगा। वो मैं आईपीओ क्या, मैं उसके शेयर्स भी खरीदूँगा। लेकिन मैं लेट्स से और किसी थ एक्सवाईज़ेड कंपनी का नाम आए, तो हो सकता है मैं उसको उस तरह से ना समझूँ। तो इसलिए जब भी कोई बंदा आईपीओ के ऊपर ज़्यादा इंसिस्ट करता है और स्टॉक्स के ऊपर कम इंसिस्ट करता है, तो उसका मतलब है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गेट रिच क्विक की बात करता है। उसको फ़ौरन पैसे चाहिए और उसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जाना। तो इस तरह ना करें, सस्टेनेबल इनकम की तरफ रहें, चाहे वो पैसिव इनकम हो, चाहे वो एक्टिव इनकम हो, चाहे वो वन टाइम इनकम हो, लेकिन वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बात की थी कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैंने डूज़ एंड डोंट्स जो आपको किसी भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर आपको ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं, यहाँ पर उस वीडियो का भी लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।